नमस्कार दोस्तों, दरोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आएंगे। और इसमें हिस्ट्री में प्री और मेंस दोनों को आपको एक साथ प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जिसमें प्री के क्वेश्चन है और मेंस के क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन को आपको लिख के दिखाना है, रिटेन करना है, और वो टेलीग्राम चैनल है 7678480400 पर टेलीग्राम चैनल है। उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको लिख करके भेज देना है और आपकी कॉपी चेक होगी। चेक होने के बाद इंप्रूवमेंट बताया जाएगा कि कैसे और आपको बेहतर लिखना है। फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चन की आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी महिलाएं। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग हुआ था, स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, मुंबई में सबसे पहले हुई थी। इसके पहले सूती मिल जो है आपको अहमदाबाद, इसके बाद पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र मिल थे। लेकिन पहली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 ईस्वी में पहली बार मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किया था। इसके बाद दूसरे पर अहमदाबाद, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इन सूत काटने में क्या था कि महिलाएं क्या लगी हुई थी, महिलाएं अपने सूत काट करके आजीविका चलाती थी। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक आते आते बेरोजगार हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां से 19वीं सदी के मध्य तक आते आते बेरोजगार इसलिए हो गए कि यहां से भारत से, अब यहां से बताते हैं आपको, यहां पे इंडिया है, इंडिया से रॉ मटेरियल कहां जाता था? ब्रिटेन जाता था। यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और वहां पे चीजें तैयार होकर के भारत में भेज दी जाती थी। और वहां पे जो टैरिफ लगता था कम लगता था। ब्रिटेन से सामान अगर आ रहा है तो उस पर टैरिफ कम लगाते थे। तो 19वीं शताब्दी और देखते देखते यहां पर कपड़ा का मार्केट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से बट गया। यहां के जो सूत काटने वाले थे और जो यहां के कपड़ा निर्माता थे, वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो ये बात तो सही है कि महिलाएं जो सूत काटने में लगी थी वो तो बेरोजगार हो गई। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन के सूती कपड़ों से पट गया। बहुत सही है। 1830 तक का क्या हुआ? भारत का जो ब्रिटेन था वो ब्रिटेन के सूती कपड़ों से इसलिए पट गया क्योंकि यहां से कच्चा माल ले जाते थे, वहां से तैयार माल भारत को भेजते थे और कम टैरिफ पर बेचते थे, इसलिए सस्ता होता था और बढ़िया होता था। इस कारण से भारत में जो सूती वस्त्र है, जिनकी डिमांड कभी पहले हुआ करती थी, जिसके कारण भारत जाना जाता था, जिसके कारण विदेशी मसाले और सूती वस्त्र के लिए भारत की ओर लालायित थे, वही 1830 के आते आते भारत में ब्रिटेन के कपड़े पटने लगे। और ब्रिटेन में 1830 1880 के दशक स्थिति यह हो गई, भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 ब्रिटेन से आने लगा। इसके पहले ही क्या हुआ था? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तकली का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। तो वहां पे जो कपड़े बनते थे मशीनों के द्वारा बनते थे। अब मशीन के द्वारा बने हुए कपड़े साफ सुथरे प्लेन होते थे, अच्छे लगते थे, कीमत भी कम होती थी, इसीलिए उनकी डिमांड जो है ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उसके पहले देखा जाए 16वीं और 17वीं शताब्दी में, तो भारत का जो कपड़ा था वो पूरे विश्व में था। और एक ऐसा मलमल का कपड़ा जिसकी महारानी विक्टोरिया भी दीवानी थी, वो पहनती थी भारतीय कपड़े को। अब भारतीय कपड़े के ब्रिटेन में इतने शौकीन थे, यूरोप में इतने शौकीन थे
कि जो भारत में कैलकिलो कैलकिलो केरल में एक स्थान था, उसी के नाम से फेमस था, और ब्रिटेन में एक रूल आया कैलकिलो रूल, जिसमें भारतीय कपड़े को प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ढेर सारे काम है। तो 1830 के आते आते ये भी चीजें खत्म हो गई। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ए गलत है, बी ट्रू है, फॉल्स है। ए और बी दोनों सत्य है और नॉट एक्सप्लेनेशन इसका आएगा डी। ए और बी दोनों सही है, बी ए का रीजन भी है, कारण भी है। क्या कारण है कि वहां पर औद्योगिक क्रांति होने से यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे और रॉ मटेरियल से वहां बने बनाए कपड़े भारत में लाते थे। पहले भारत में निर्माण होता था, हाथों से बनते थे, हथकरघे थे, जिससे क्या होता है यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता था। लेकिन अब रोजगार वो कहां मिलेगा, अब भारत के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये दोनों सही है और उसका व्याख्या भी करता है। इसका लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रहे थे, 19वीं शताब्दी के मध्य तक वे बेरोजगार हो गए। निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहा। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी पारिवारिक उपलब्धता संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका दो थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था जहां भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। औद्योगिक क्रांति की ही देन है। औद्योगिक क्रांति सबसे कहां पहले हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के दो समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों की शिक्षा के प्रति क्या विचारधारा है, उससे यह क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से उठाया हुआ है। चाहे गांधी हो और चाहे टैगोर हो, दोनों महान थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1914 ईस्वी में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दोनों महान हस्तियां हैं भारत के। तो दोनों पर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। औपनिवेशिक शिक्षा मतलब ब्रिटिश शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, इसका मतलब होता है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिक्षा है उसका विरोध किया था। गांधी जी कहते थे हम अपने बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देंगे, जो आज भी यह मान्य है। NEP 2020 में कहा गया है, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा रीजनल लैंग्वेज में किया जाएगा, मातृभाषा में दी जाएगी। गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो दोनों ये चाहते थे जो अंग्रेजी भाषा है उसका विरोध किया गया कि हमारे जो भारत है उसका सिचुएशन है यहाँ, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है पढ़े लिखे कम है, उनको नौकरी हर हाथ को चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो शिक्षा दी जानी चाहिए मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, इंग्लिश भाषा में नहीं दी जानी चाहिए। और इसका ऑप्शन ए सही होगा। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन करते थे, गलत है। दोनों लोग समर्थन नहीं करते थे बल्कि विरोध किया, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। महात्मा गांधी हो चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, दोनों ने जो औपनिवेशिक शिक्षा है इंग्लिश शिक्षा का विरोध किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था बालक में सृजनात्मक विकास होना चाहिए, बालक को खुले वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह रविन्द्रनाथ टैगोर का था, खुले वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, खुले वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, कोलकाता में एक शांति निकेतन की स्थापना किया था। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना किया था।
जहां पे जो शिक्षा दी जाती थी वो पेड़ों के नीचे बैठकर टाट पट्टी पर शिक्षा दी जाती थी, जिससे बालक खुला वातावरण में शुद्ध वायु मिले, दिमाग काम करे, उसका सृजनात्मक विकास हो, बच्चा सोचे, इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। इसका समर्थन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर करते थे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखो, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, जैसा ऑप्शन नंबर 1 में बताए थे। गांधी जी का मानना था शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। भारतीय भाषाओं का मतलब होता है मातृभाषा। भारत की भाषा हिंदी भाषा है या रीजनल लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी गई शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगा। ऐसी शिक्षा जो भारतीय बच्चों को अपाहिज कर देगा, यह किसका स्टेटमेंट था? यह गांधी जी का स्टेटमेंट था। टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मक के साथ साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीन प्रौद्योगिकी के उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के तत्वों का मिश्रण चाहते थे। गांधी जी तो एकदम विरोधी थे, 100% विरोधी थे पश्चिमी कल्चर का और पश्चिमी जो है सभ्यता का, और ये एकदम विरोधी थे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर कहते नहीं, भारतीय जो कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर का मिश्रण होना चाहिए, मिला करके देखना चाहिए। ये विचारधारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही था। फिर मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन आपके सामने। ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। यह कथन किस समाज सुधारक का है? नारायण गुरु एझवा जाति के नारायण गुरु निम्न तबके के जाति के थे। इन्होंने उच्च तबके के विचारधारा का विरोध किया था। एझवा जाति के नारायण गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ये पश्चिम भारत में थे। इन्होंने एक नए समाज की स्थापना किया था जिन्हें आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने एक समाज आर्य समाज की स्थापना किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। फ्रीडम और फाइडम थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने चुपके से आईडी बनवा करके इन्होंने जर्मनी की यात्रा किया। सिंगापुर जाते हुए इनका एरोप्लेन क्रैश हुआ और इधर जो है इंडोनेशिया तक पहुंच गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक भी पहुंच गए। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से बताया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इन्हीं ने कहा था। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने किया था और आजाद हिंद फौज की तरफ से इन्होंने लड़ा और भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जब इन्होंने एक सेना का गठन किया इंडोनेशिया में, तो उन्होंने अपने को एक क्या किया, एक प्रेसिडेंट घोषित किया। इसलिए भारत के पहले प्रेसिडेंट, अब ये मत करना कि वो राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन में देगा। तो स्वतंत्रता के पहले जब इन्होंने स्वतंत्रता, फ्रीडम और फाइडम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने इंडोनेशिया में एक संसद की स्थापना किया था जिसका प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। राजा राम मोहन राय पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सती प्रथा का अंत
करने वाले, सती प्रथा का अंत इन्होंने ही करवाया था। और इन्होंने ही हवाला दिया था कि वेदों में, पुराणों में महिलाओं की जलाने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को जलाने की अनुमति नहीं है। इन्होंने कहा कहीं वेद पुराण में कहीं लिखा ही नहीं है कि महिलाओं को जलाओ, और इसी कारण से उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कह करके सती प्रथा का अंत करा दिया। भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कह करके 1828 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का क्या किया, अंत करा दिया। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है इस प्रश्न का जवाब होगा। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? देखो, समाज जो है आज भी 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। छोटी जो जातियां थी उनको हीन भावनाओं से देखा जाता था। तो जब आगे चलेगा तो जब निचली तबके के लोग हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्र को सबसे निचले तबके में रखा गया है, हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के समय चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, निचले तबके के लोग हैं, चाहे जो है केरल के हो समाज सुधारक, चाहे अभी एझवा जाति के देखे थे ये हो, सभी लोगों ने निम्न वर्ग से आए हुए हैं। यहां तक कि जब भक्ति आंदोलन चला तो भक्ति आंदोलन में सबसे ज्यादा ये निम्न वर्ग के आए, क्योंकि इन्हें समाज में एक हीन भावना से देखा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, एक नया पंथ अपनाया, जिसमें क्या किया, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लास्ट में किए। ऐसे ही जब इन जातियों को, निम्न वर्गों को ध्यान दिया गया तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रास्ते अपना लिए। इसी में 4 क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखो कौन सा है। सनातन धर्म सभा, सनातन धर्म सभा, सनातन धर्म कहते हैं हिंदू सभा होता है। सनातन धर्म एक हिंदू धर्म है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, और ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एनी बेसेंट ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, गलत हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो तो होम रूल की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी में बंगाल में भारत धर्म महामंडल और सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। कहां किया था, महाराष्ट्र में किया था। यह निम्न जातियों का समर्थन किया, निम्न जातियों का समर्थन किया इन्होंने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में ज्योतिराव फूले ने किया। इनमें निम्न जातियों का समर्थन किया, यानी उच्च जातियों के विरोध में इनकी
भाषा थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले, महिलाओं की शिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में बॉम्बे में इन्होंने महिला विद्यालय की स्थापना किया था। ज्योतिबा फूले एक किताब लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक है। गुलामगिरी एक बुक है जिन्होंने ज्योतिराव फूले ने लिखा हुआ है। और गुलामगिरी जो बुक है वो किस पे समर्पित है? अमेरिका के दासों के पर समर्पित है। अमेरिका में जो दास प्रथा थी जिसमें अब्राहम लिंकन वगैरह था, तो दास गृह युद्ध हुआ था, उसी में दासों पर क्या अत्याचार होता है उसी पर इन्होंने एक किताब लिखा हुआ है जिसे गुलामगिरी कहते हैं। गुलामगिरी किस पे बेस है? यह दासों पे समर्पित बुक है। और किसके लिए है? अमेरिका में दासों के लिए समर्पित एक बुक है जिसे हम गुलामगिरी के नाम से जानते हैं। यहां पे है अंग्रेजी शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया गया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना सन 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले ने किया था। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य जाति के लोगों का विमुक्त करना था। अस्पृश्य मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत जातियों के लोगों का क्या हुआ था? उन्मूलन था। इसी समय ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में एक किताब लिखी थी जिसे कहते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है दक्षिण अमेरिका के क्या हो गया उत्तरी अमेरिका के दासों पर समर्पित है, दासों के लिए समर्पित है। दासों पे जो समर्पित है वो कौन है? दक्षिण उत्तरी अमेरिका। तो ये आपको कुछ फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर अगला, टीपू सुल्तान की कहानी है। ठीक है, यहां पर अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता रहा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली, दीवानी और राजस्व व्यवस्था। लेकिन उसका निगाह जो है केरल पे पड़ा हुआ था, केरल के मैसूर में पड़ा हुआ था। यहां केरल का कर्नाटक का एरिया है। मैसूर वर्तमान में कर्नाटक में है। यहां से निर्यात होने वाला जो सूती वस्त्र है और जो मसाले हैं उस पर रोक लगा दिया। मैसूर का जो शासक था वो था हैदर अली। सबसे हैदर अली था। हैदर अली ने फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और विजय भी लिया, विजय प्राप्त किया। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा जो है टीपू सुल्तान बनता है। इसका बेटा टीपू सुल्तान क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है और टीपू सुल्तान ने 3 लड़ाइयां लड़ी और मैसूर की राजधानी जो है रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम
श्रीरंगपट्टनम में अंतिम रूप से सांस लिया और लड़ते हुए और श्रीरंगपट्टनम के किले पे मारा गया। तो मैसूर युद्ध जो हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, उसका रीजन वही था कि जो केरल का एरिया था जिसमें मसाले और कपड़े होते थे उस पे उनकी निगाहें लगी हुई थी, इसलिए आंग्ल जो है मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान हैदर अली विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1767 से 1789 ईस्वी के बीच हुआ, हैदर अली जो है विजय हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर गद्दी पर बैठता है। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मंगलौर की सन द्वारा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के एक दूसरे से विजित वापस कर दिया। टीपू सुल्तान की एक संधि हुई थी, पूछता है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, जिसमें यह वादा किया गया कि जो जो अपने राज्य जीते हुए हैं उनके सबको वापस कर दिया जाएगा। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है आपके एलटी ग्रेड टीचिंग। एलटी ग्रेड के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यादशाह की उपाधि किसने धारण किया था? टीपू सुल्तान ने दिया था। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए थे। स्वतंत्रता का वृक्ष का मतलब यह होता है कि हम अपनी स्वतंत्र आइडियोलॉजी से काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। यह प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबियन क्लब का सदस्य था। जैकोबियन क्लब का जैकोबियन कहां था? फ्रांस में था। और यह एक ऑर्गेनाइजेशन था, राजनीतिक संगठन था। फ्रांस का राजनीतिक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, जो नई विचारधारा लेकर आई थी कि हम जो है स्वतंत्र हैं, हम अपनी विचारधाराओं को स्वतंत्रता के रूप में देखते थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यही से है। तो जैकोबियन का क्लब होता था, जिस जैकोबियन के क्लब में ये टीपू सुल्तान था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अच्छा नहीं लगता था, और उसने आपको नागरिक ले रखा था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर 4 लड़े गए थे 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के किले में हुई थी। तो इस तरह से टीपू सुल्तान जो है मारा गया श्रीरंगपट्टनम में। इसकी एक खिलौने गाड़ी है जिसमें एक शेर है और उसमें एक पुलिस वाला है, शेर लेटा हुआ है, जिसमें बटन दबाने पर क्या होता है, शेर से आवाज आती है और पुलिस को गले दबोचता है। यह खिलौना गाड़ी आज भी ब्रिटेन के संग्रहालय में रखा गया है। तो यहां पे मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता रहा। अभी आपको दिखाएं कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में यह श्रीरंगपट्टनम में मारा गया। मैसूर युद्ध में यह मारा गया। उसने अंग्रेजों के सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था, ठीक है ना। सांस्कृतिक परंपरा जो कल्चर है उन सबका क्या किया था, वो विरोध किया था। ए और बी दोनों सही हैं इसके। ए और बी दोनों सही है। एक क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? देखो, स्वतंत्रता संग्राम के समय एक बहुत बुजुर्ग नेता थे जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। एक बुजुर्ग नेता थे जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। पारसी परिवार के थे, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। ये बिजनेस भी करते थे, व्यापारी थे और ब्रिटेन में बिजनेस करते थे। दादा भाई नौरोजी पारसी परिवार के हैं और इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था और ये ब्रिटेन में व्यापार करते थे।
और इन्होंने पहले भारतीय हैं जो पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन की संसद का सदस्य भी बने थे। ब्रिटेन की संसद का सदस्य बने थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहे हैं भारत में जो गरीबी है वो किसके कारण है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश का रूल है उसके अन दुरुपयोग के कारण हो रही है। ब्रिटेन वाले गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है, जो रूल है वो गलत है। उसी के कारण भारत क्या होता है? विरोध किया था। पावर्टी हो रही है, गरीबी आ रही है। तो पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की कहानी है, बुक है, जिसमें उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है कि भारत जो है क्यों गरीब हो रहा है, क्योंकि वह ब्रिटिश के जो रूल है उसके दुरुपयोग के कारण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन आएगा दादा भाई नौरोजी। एवोह्यूम इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवोह्यूम ने किया था। और कांग्रेस की पहली बैठक जो है वहां पर बंबई में हुई थी। गुरु तेग पाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और 72 प्रतिनिधियों में से सबसे ज्यादा कौन थे? वकील थे। बदरुद्दीन तैयब जी यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और जब नमक कानून तोड़ा गया था उस समय भी गांधी जी जब गिरफ्तार किए तो उस समय लीडरशिप यही कर दिया था। रोमेश चंद्र दत्त ये पश्चिम बंगाल के हैं और एक जो है समाज सुधारक हैं। तो आपको यहां पे मिला जो क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी मिला। ये 1892 से 1895 के बीच ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य भी रहे थे। लिबरल पार्टी जो थी उसके मेंबर भी रहे थे 1892 से 1895 ईस्वी में। और ये भारत के सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है। भारत जब स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद पूरे विश्व में दो गुट में बटा हुआ था। पूरा जो विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था। पूरा विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था। एक तो पूंजीवादी देश अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, और एक समाजवादी देश जिसका प्रतिनिधित्व रशिया कर रहा था, रूस कर रहा था। एक समाजवादी प्रतिनिधि देश रूस कर रहा था और दूसरा जो है पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था। तो जो स्वतंत्र देश थे, नव स्वतंत्र देश जैसे भारत, तो ये नौ स्वतंत्र देशों को इनका ऑफर था कि हमारे में आ जाओ, इनका ऑफर था कि हमारे में आ जाओ। 15 अगस्त 1947 के बाद जब ये दबाव पड़ने लगा कि हमारे दो गुटों में से एक गुट शामिल लीजिए, तब कुछ नेताओं ने मिलकर ये कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, न इस गुट में रहेंगे न इस गुट में रहेंगे, बल्कि इन दोनों के बीच जो है
एक अलग गुट बताएंगे जिसे कहेंगे गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे भाई, हम अलग गुट बनाएंगे जिसका नाम है गुट निरपेक्ष। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो रहेंगे, पीएम नेहरू जी रहेंगे। इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था और इन लोगों ने मिलकर एक नए नवस्वतंत्र देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष। इसी पर वो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद जो है आपको मेंस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, अब उस पर काम करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के मिस्र के नेताओं ने मिलकर के किया था। अमेरिका रहेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका तो पूंजीवादी देश है, नहीं रहेगा। रसिया समाजवादी देश है, नहीं रहेगा। भारत, पाकिस्तान, चीन, लंका, ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। तो इस तरह से जो हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना इस तरह से हुआ। अब आपको मेंस के लिए क्वेश्चन लिखा जाए। अब आपको मेंस के लिए क्वेश्चन लिखा जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन की स्थापना हुई थी, जिसे हमने आपको समझाया, इसके पीछे रीजन क्या था, इसका समालोचनात्मक जो है आपको परीक्षण करना है कि उसमें क्या क्या चीजें थी, कैसे थी, उसका आगे क्या अस्तित्व है, कौन कौन से देश है, वर्तमान की स्थिति क्या है, लिखेंगे इस तरह से। पहले लिखने का पहला टॉपिक डालेंगे, इसका परिचय देते हैं। फिर इसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, इसकी स्थापना पहले देखेंगे, इसके स्थापना कैसे हुआ, फिर इसके बाद इस स्थापना के बाद इसका विकास कैसे हुआ, और अंत में दिया जाता है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान स्थिति कहां पर है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये समालोचनात्मक परीक्षण होता है। और इसे आपको लिख करके 250 वर्ड में लिखना है और लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है 7678480400। इस चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब करके इसके बारे में लिख करके जो आपकी विचारधारा आ रही है उसे लिखेंगे। लिखने के बाद तब आप भेजेंगे, तब मैं चेक करूंगा, क्योंकि पहले इसका परिचय दीजिए, स्थापना, फिर विकास कैसे हुआ, फिर उसमें बदलाव क्या क्या हुआ, फिर वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये पूरा बाकायदा आप लिख करके हमें भेजेंगे। तब हम जो है आपको चेक करके बताएंगे कि किस तरह से मेंस में लिखेंगे और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन बैच है, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी लोगों को धन्यवाद।